हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। वंस अगेन वी आर हियर विद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एमसीक्यूज। इससे पहले हम लोगों ने रेंट कंट्रोल एक्ट पे एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए थे। वो लोग जो राजस्थान जुडिशरी एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको बस 5 से 10 मिनट देने हैं। 5 से 10 मिनट में हम लोगों ने 25 से 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का एंड पार्ट 2 जल्द ही हम लोग रिलीज करेंगे और बाकी के जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के एमसीक्यूज रहेंगे उस पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विदाउट किलिंग योर प्रीशियस टाइम, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 एक्सटेंड्स टू द। अब आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आने के बाद अब ये होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है। आपको होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं सिलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ऑन विच डेट जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 केम इनटू फोर्स। अब आपको पता है कि ये केम इनटू फोर्स कब हुआ, तो ये 2015। अब आप याद करने के लिए ऐसे याद कर लीजिए कि ये एक्ट 2015 नाम से है, लेकिन ये 2016 में केम इनटू फोर्स आया। तो यानी कि 15 जनवरी, ये वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 15 जनवरी 2016 को ये केम इनटू पिक्चर में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट का असेंट कब रिसीव किया? तो जाहिर सी बात है कि जब फोर्स में आया उससे पहले ना पहले कभी प्रेसिडेंट ने असेंट इसको दिया होगा अपना, तो 2015 में ये असेंट दिया होगा। ऐसे याद करने के लिए ऑप्शन में 2015, चारों ऑप्शन 2015 है, लेकिन एक अक्टूबर है, नवंबर है, फिर दिसंबर है, फिर दिसंबर है। तो 31 दिसंबर वाला करेक्ट आंसर है, डी वाला करेक्ट आंसर है 31 दिसंबर 2015 को। अभी पूछ लेते हैं कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं जेजे एक्ट में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में। तो आपको पता रहना चाहिए कि 10 चैप्टर है। बस आप एक ऑप्शन याद करे रहोगे तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 चैप्टर्स है, 112 सेक्शंस है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन इज टू विच मैटर्स द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई। ऑल मैटर्स कंसर्निंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब मैं आपको ये बता दूं कि पूरा का पूरा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, या मान के चलिए कि ये चिल्ड्रन पे एप्लीकेबल होता है और दो तरीके के चिल्ड्रन हो सकते हैं, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन और चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। यानी कि जिस बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है और जो बच्चा जो है इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी कि ही हैज कमिटेड सम ऑफेंस अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ, वो कुछ ना कुछ ऑफेंस कर दिया, या कोई एक ऐसा बच्चा है जो अबेंडन्ड है, जिसको छोड़ दिया गया है, जिसको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उसी दोनों पे ये एप्लीकेबल होता है। लेकिन ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। ऑल मैटर्स कंसर्निंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। बी ऑप्शन है अप्रीहेंशन, डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी और इंप्रिजमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये भी इस तरीके से इंक्लूड होता है। प्रोसीजर, डिसीजन और ऑर्डर रिलेटिंग टू रिहेबिलिटेशन, एडॉप्शन, रीइंटीग्रेशन, रिस्टोरेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ये भी आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में पढ़ाया जाएगा, कैसे बच्चे को रिफॉर्म करते हैं, रिस्टोर करते हैं, कैसे बच्चे को उसको नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो एक्ट है, जेजे एक्ट, ये सारे प्रोविजन इस पे हैं, इसके इसके अंदर है। तो डी वाला ऑप्शन मोस्ट सुटेबल आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इमीडिएटली बिफोर कमिंग इनटू फोर्स, ये भी पूछ लेंगे ये कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आने से पहले, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में आया, इससे पहले कौन सा एक्ट था? तो ये पूछ रहे हैं भारत में इससे पहले बच्चों से संबंधित जुवेनाइल ऑफेंस से रिलेटेड कौन सा एक्ट था। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ये, सेम नेम था लेकिन यहाँ पे 2000 था बस। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ये भी सेम नेम है आज की डेट में, लेकिन 2015 हो गया है, लेकिन 2002 था, 2002 के बाद ये वाला एक्ट आया था 2015। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये आप ध्यान रखिए, रॉन्ग वाला पूछ रहे हैं, कौन सा रॉन्ग है। तो अगर आफ्टर केयर की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सारे डेफिनेशन दिए हैं। आफ्टर केयर की डेफिनेशन दी हुई है, एडॉप्शन की डेफिनेशन दी हुई है, अबेंडन चिल्ड्रन की, अबेंडन चाइल्ड की डेफिनेशन दी है, एडमिनिस्ट्रेटर की डेफिनेशन दी हुई है। डन। तो आफ्टर केयर को देखेंगे, मींस प्रोविजन ऑफ सपोर्ट, किसी बच्चे को सपोर्ट करना फाइनेंशियली या अदरवाइज, है ना, जिसको जो 18 साल का हो चुका है लेकिन 21 साल का कंप्लीट नहीं हुआ। आफ्टर केयर हम उसको कहते हैं जो बच्चा 18 साल कंप्लीट कर चुका है लेकिन 21 साल का नहीं हुआ है। और लेफ्ट एनी इंस्टीट्यूशन केयर टू ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, जो मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी है उसको अब ज्वाइन करने के लिए आया। पहले वो केयर एंड प्रोटेक्शन किसी इंस्टीट्यूशन में था, अभी वो निकल गया, 18 साल हो गया, अभी वो मेन स्ट्रीम में आया, तो आफ्टर केयर उसको हम कहते हैं। अब उसको आप सपोर्ट करना फाइनेंशियली या अदरवाइज तरीके से, तो उसको आफ्टर केयर कहते हैं। एडॉप्शन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जो परमानेंटली जो है वो अपने बायोलॉजिकल जो उसके पेरेंट्स है, असली माता पिता थे, खूनी जो उसके माता पिता थे, खून के जरिए से माता पिता जो थे उसके, उसको छोड़ दिया परमानेंटली और किसी ने उसको लॉफुल तरीके से एडॉप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एडॉप्शन, उसको बी वाला कहते हैं। तो बी वाला भी
मुझे करेक्ट ही लग रहा है, ए वाला भी करेक्ट लग रहा है। अबंडेंट चाइल्ड को देख लेते हैं। मीन्स ए चाइल्ड डिसर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल, इतनी तो बात सही है, और एडॉप्टिव पेरेंट्स और गार्डियन, यानी कि जिस बच्चे को बायोलॉजिकल पेरेंट्स माता पिता के द्वारा छोड़ दिया गया है, डिसर्ट कर दिया गया है, या एडॉप्टिव पेरेंट्स या गार्डियन के द्वारा छोड़ दिया गया है, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अबंडेंट बाय द जुवेनाइल जस्टिस, ये बात गलत है। यानी कि अबंडेंट चाइल्ड तभी हो जाएगा जब उसको उसको बायोलॉजिकल उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया, या उसके गार्डियन ने छोड़ दिया, या उसके अडॉप्टिव पेरेंट ने छोड़ दिया। उसके लिए जे भी डिक्लेयर करे ऐसा इंक्वायरी के बाद, ऐसा जरूरी नहीं है। अबंडेंट चाइल्ड की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे है ऐसा, है ना। तो सी वाला करेक्ट यानी कि रॉन्ग है, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। तो अबंडन आप ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये कह रहे हैं बेगिंग मींस क्या होता है, सोलिसाइटिंग और रिसीविंग आर्म्स इन पब्लिक प्लेस और एंटरिंग। ये आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन भी आप ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन 2 क्लॉज 8 में डिफाइंड हो सकता है कि आपको यहाँ क्वेश्चन ना डिस्कस किए जा रहे हो, लेकिन आपको एग्जाम में मिल जाए। एग्जाम में हो सकता है ऐसे आपको मिल जाए कि भाई द टर्म बेगिंग हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन, उसके बाद 4 ऑप्शन देंगे, 2 क्लॉज 8, 2 क्लॉज 9, 2 क्लॉज 10, 2 क्लॉज 11, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टर्म है वो कम से कम सेक्शन आपको याद हो, मेन टर्मिनोलॉजी का। सबका सेक्शन तो आप नहीं याद कर सकते, लेकिन मेन जैसे एबंडेंट चाइल्ड सेक्शन क्या है, एडॉप्शन का सेक्शन क्या है, एडॉप्शन रेगुलेशन का सेक्शन क्या है, उसके बाद आफ्टर केयर का क्या सेक्शन है, बेगिंग का क्या सेक्शन है, बोर्ड का क्या सेक्शन है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसका क्या सेक्शन, चाइल्ड का क्या सेक्शन है ना, चाइल्ड का सेक्शन क्या क्या डिफाइन है, ये आपको याद होना चाहिए। तो हो सकता है इस एमसीक्यूज में आपको ना मिले ऐसे क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ए बी दोनों है, यानी कि बेगिंग की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो ए वाला भी ऑप्शन आ रहा है, बी वाला भी आ रहा है ऑप्शन, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। और बेगिंग की डेफिनेशन कहां पे है, 2 सेक्शन क्लॉज 8, ये आप याद रखिए। अब यहां पे कह रहे हैं एज पर दिस एक्ट व्हाट एस्पेक्ट्स शुड बी कंसीडर्ड फॉर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, यानी कि एक बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये डिफाइन किया गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सेक्शन 2 में। अब जब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड की डेफिनेशन आप देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 9 में है, ये भी आप बात याद रखिए। तो ऐसे भी पूछ लेंगे कि सेक्शन 2 क्लॉज 9 में क्या डिफाइन है, तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें बताना पड़ेगा। तो एक तो आपको सेक्शन याद रहना चाहिए। अब सवाल है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, यानी कि बेसिक नीड्स एंड राइट्स ऑफ चाइल्ड, आइडेंटिटी एंड सोशल वेलबींग ऑफ चाइल्ड, फिजिकल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों इन्होंने कवर किया है, तो ऑल ऑफ द अबव इज अ सुटेबल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 12 ऑफ दिस एक्ट चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड को डिफाइन किया है 2 क्लॉज 12 में, इतना आप याद रखिए। वो किसको डिफाइन किया है कि कोई भी पर्सन जो कि 16 ईयर्स कंप्लीट ना किया हो, 18 ईयर्स ऑफ एज ना कंप्लीट किया हो, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, तो 18 ईयर 18 साल की एज का अगर हो गया है तो उसको चाइल्ड नहीं कहेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर वो 18 साल से कम है तो उसको हम चाइल्ड की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। ये क्वेश्चन 10 आपके लिए पूछ रहा था। अंडर दिस एक्ट कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर दिस एक्ट चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ये भी टर्मिनोलॉजी है, इसको भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। अब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, इसको कहां डिफाइन किया गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद, ऑब्वियस बात है, जब हम चाइल्ड की डेफिनेशन बताया तो हमने कहा वहां पे 2 क्लॉज 12 में चाइल्ड की डेफिनेशन थी, तो यहाँ 2 क्लॉज 12 के बाद ही होगा कहीं ना कहीं डेफिनेशन चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को। तो आप कह लीजिए कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को 2 क्लॉज 13 में डिफाइन किया गया है। तो याद करने का तरीका, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये तीनों एक साथ डिफाइन है। चाइल्ड को 2 क्लॉज 12, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ 2 क्लॉज 13, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन 2 क्लॉज 14, ऐसे 13, 14, 15 सॉरी 12, 13, 14 ऐसे डिफाइन है। तो भाई चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का मतलब क्या होता है, मींस ए चाइल्ड हु इज अलेज्ड और फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ, किस डेट से काउंट किया जाता है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट ले जाया गया उस टाइम उसकी क्या एज थी, 18 साल से कम था या नहीं था, उस टाइम देखा जाएगा। या एफआईआर जब लॉन्च किए गए पुलिस स्टेशन में तो उस डेट में देखा जाएगा, उसकी एज कब कैलकुलेट की जाएगी, कहां से देखी जाएगी। या जब उसने ऑफेंस किया तब कैलकुलेट किया जाएगा। हिज अपीयरेंस इन कोर्ट, जब उसको कोर्ट में ले जाएगा तब होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है ये, क्योंकि डेफिनेशन में ही दिया है आपके जो 2 क्लॉज 13 का जो मैंने चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की डेफिनेशन बताई कि 2 क्लॉज 13 में है, वहां पे आप रेफर करिएगा, वहां पे बताया है कि ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, उस दिन उसकी एज कितनी थी, उससे हम तय करेंगे कि ये चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बच्चा है या नहीं। अगर 18 साल से कम है उस दिन तो वो जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ प्रोसीड किया जाएगा। अगर वो 18 साल से ज्यादा है जिस दिन ऑफेंस हुआ तो अकॉर्डिंगली उसके सीआरपीसी के तहत, मेन सीआरपीसी जो हमारा उसके तहत उसके लिए प्रोसीड किया जाएगा। बात आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एज पर दिस एक्ट चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, अभी मैंने आपको बताया 2 क्लॉज 12 में चाइल्ड, 2 क्लॉज 13 में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, 2 क्लॉज 14 में चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ये 2 क्लॉज 14 में ये टर्मिनोलॉजी जो है डिफाइन हुआ है। अब मींस ए चाइल्ड, अब क्या होता है ये बताइए। कह रहे हैं हु इज फाउंड विदाउट एनी होम,
और सेटल प्लेस ऑफ अबोर्ड एंड विदाउट एनी ऑस्टेंसिबल मींस ऑफ सब्सिस्टेंस। ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल सही है, डेफिनेशन में भी है। हु इज फाउंड वर्किंग इन कंट्रोवेंशन ऑफ लेबर लॉज फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। लेबर लॉ के कंट्रोवेंशन में अगर कोई बच्चा काम कर रहा है उसको भी हम कह देते हैं, जैसे ढाबे पे कोई बच्चा काम कर रहा है ना, 18 साल से कम की उम्र का है, तो मनाही किया गया है लेबर लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, तो वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बोला जाएगा कि वो बच्चा केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत में है और भीख मांग रहा है या गली में रह रहा है ना। हु रिसाइड्स विद ए पर्सन एंड सच पर्सन हैज इंजर्ड, या किसी पर्सन के साथ वो रह रहा है ना, उसमें कह सकते हो कि चाहे बच्चे का गार्डियन ही हो या ना हो, कोई भी हो, अगर जिस किसी के भी साथ रह रहा है वो उसको इंजर करता है, एक्सप्लॉइट करता है, एब्यूज करता है, निग्लेक्ट करता है ना, कोई भी कानून जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के लिए अगर वो है तो उसको कंट्रवेन करता है वो आदमी जिसके संरक्षण में वो बच्चा है, तो ऐसे बच्चे को आप कह सकते हैं कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो तीनों डेफिनेशन फिट हो रही है, तो आप कह सकते हैं डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए और बी और सी। हम चलते हैं आगे की ओर। व्हाट इज मेंट बाय चिल्ड्रंस कोर्ट। अब यहाँ पे चिल्ड्रंस कोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टर्मिनोलॉजी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं चिल्ड्रंस कोर्ट किसे हम कहेंगे, तो ये कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ए वाला। फॉर प्रोवाइडिंग केयर एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ सर्विसेज चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन मीन्स, ये कह रहे हैं कि फॉर प्रोवाइडिंग केयर एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ सर्विस, यानी कि जो सर्विस की जरूरत में है ना, तो उसको केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बच्चे को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का मतलब चिल्ड्रन होम एंड ओपन शेल्टर होता है ना, या ऑब्जर्वेशन होम एंड स्पेशल होम होता है, या प्लेस ऑफ सेफ्टी स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी एंड फिट फैसिलिटी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द एक्ट होता है। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जब आप देखेंगे तो उसकी भी डेफिनेशन आई थिंक 2 क्लॉज 21 में है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन 2 क्लॉज 21 में है, वहां पे ये सब बताया गया आपको। इसमें चिल्ड्रन होम भी आते हैं, ओपन शेल्टर भी आता है, ऑब्जर्वेशन होम भी आता है, स्पेशल होम भी आता है, प्लेस ऑफ सेफ्टी भी आता है, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी भी आता है ना, तो ये सब सारी चीजें आती है। तो आप कह सकते हैं डी ऑप्शन इज द करेक्ट मोस्ट सुटेबल आंसर। कह रहे हैं इस एक्ट के मुताबिक व्हाट इज मेंट बाय कोर्ट, कोर्ट का क्या मतलब है, तो आपको मैं बता दूं सिविल कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग एडॉप्शन एंड गार्डियनशिप, यानी कि इस कोर्ट, जब कोर्ट की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो 2 क्लॉज 23 में है, मैं आपको बता दूं ये कोर्ट भी डिफाइंड है, ये टर्म भी डिफाइंड है 2 क्लॉज 23 में। तो इसमें सिविल कोर्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, फैमिली कोर्ट एंड सिटी कोर्ट भी है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हीनियस ऑफेंसेस, मैं आपको बता दूं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 3 तरीके के ऑफेंसेस को डिस्कस किया गया है। एक हीनियस ऑफेंस बताया गया है, फिर उसके बाद पेटी ऑफेंसेस बताया गया है, उसके बाद सीरियस ऑफेंसेस बताया गया है। तो अगर आप देखिए पहले सबसे पहले कौन सा मैं डिस्कस करूं, चलिए सबसे पहले एच आता है तो अल्फाबेटिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हीनियस ऑफेंस है, उसके बाद एच के बाद एस आता है, एच के बाद पी आता है, तो उसके बाद पेटी ऑफेंसेस है। तो हीनियस ऑफेंसेस की जो डेफिनेशन है मैं आपको बता दूं कि कहां पे है, ये आपको डेफिनेशन मिल जाएगा 2 क्लॉज 33 में, हीनियस ऑफेंसेस की डेफिनेशन। तो हीनियस ऑफेंसेस का ऐसा होता है कि अगर इंप्रिजमेंट बिटवीन 3 इयर्स, नहीं ये वाला नहीं है, इंप्रिजमेंट फॉर 7 इयर्स और मोर, ये वाला है ना। तो हीनियस ऑफेंस उसे कहेंगे कि अगर बच्चे ने ऐसा अपराध कर दिया जिसके लिए जो सजा है आईपीसी में वो 7 साल से ज्यादा है, तो उसे हम हीनियस ऑफेंस कहेंगे। फिर से बताइए, अगर एक ऐसा ऑफेंस बच्चा कर दिया कि मिनिमम पनिशमेंट उसके लिए आईपीसी में 7 साल या 7 साल से ज्यादा है, ठीक है, इंप्रिजमेंट है 7 साल या 7 साल से ज्यादा, तो उस ऑफेंस को हीनियस ऑफेंस कहेंगे, और ये 2 क्लॉज 33 में डिफाइन है। उसके बाद पेटी ऑफेंसेस आता है। पेटी ऑफेंसेस जाहिर सी बात है 2 क्लॉज 33 के बाद ही कहीं होगा, तो वो 2 क्लॉज 45 में है, 2 क्लॉज 45 में। अब उसमें क्या है, पेटी ऑफेंस, पेटी नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि वहां पे हो जाएगा इंप्रिजमेंट अप टू 3 इयर्स, यानी कि 3 साल तक का, अगर उसने ऐसा अपराध किया जिसकी सजा 3 साल तक की है तो आप कह देंगे पेटी ऑफेंसेस। उसके बाद आता है सीरियस ऑफेंस। सीरियस ऑफेंस को भी डिफाइन किया है, सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशन जो है 2 क्लॉज 54 में। तो आप ऐसे कह सकते हैं पेटी ऑफेंसेस को 45, उसके बाद सीरियस ऑफेंसेस को 54, तो 45 54 है ना। मैं कमेंट करके आपको समझा दे रहा हूं, हीनियस ऑफेंस ये आप कह सकते हैं पिटी ऑफेंसेस, पिटी ऑफेंसेस को 2 क्लॉज 45 में डिफाइन है। उसके बाद जब आप सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशन इसी का उल्टा आप कर दीजिएगा 54, ये याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है, टैक्टिक्स बताया जा रहा है। 2 क्लॉज 54 हो गया आपका, तो आपको समझ में आ गया होगा सीरियस ऑफेंस। इसमें सीरियस ऑफेंस में क्या है कि 3 से लेकर 7 साल तक की सजा होती है, पर इंप्रिजमेंट हो जाता है,
इम्प्रीजमेंट हो गया, चलो भाई ये सीरियस ऑफेंस हो गया। पिटी ऑफेंस अप टू 3 ईयर, हीनियस ऑफेंस मोर देन 7 ईयर्स। तो आपको याद हो गया होगा आई होप। तो आगे बढ़ते हैं, पेटी ऑफेंसेस आ गया। देखिए यहाँ पे पेटी ऑफेंसेस कहाँ है, 2 क्लॉज 45 में है। कह रहा है कि इसके लिए कितनी सजा होती है, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 इयर्स। ये वाला हो गया ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद सीरियस ऑफेंस आ गया 2 क्लॉज 54 ये हो गया। तो यहाँ 3 से 7 के बीच में ये वाला हो गया, 3 इयर्स टू 7 ईयर, ये वाला आपका हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जुवेनाइल मीन्स ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, जुवेनाइल मीन्स ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो उसको हम जुवेनाइल कहते हैं। Orphan means a child who is without biological or adoptive parents or legal guardian, whose legal guardian is not willing to take or capable of taking care of the child, either A or B। तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऑर्फन, ऑर्फन की भी डेफिनेशन आपको दी गई है, वो 2 क्लॉज 42 में दी गई है। वहां पे आपको दोनों ऑप्शन के लिए डिफाइन किया गया। एनी चाइल्ड शैल बी प्रिज्यूम टू बी एन, एनी चाइल्ड any child shall be presumed to be an innocent of any malified or criminal intent up to the age of 18 years। ये भी 18 years ही है करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी एक्चुअली डिफाइन किया गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। तो आप इसको डिफाइन नहीं इन द सेंस कि आप जब ये पढ़ेंगे सेक्शन 3 पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, वहां पे जो जनरल प्रिंसिपल बताया केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन का, वहां पे कई सारे प्रिंसिपल बताए गए कि भाई सबसे पहले यही प्रिज्यूम करना पड़ेगा आपको कि जो बच्चा 18 साल से कम का है, पहले आप प्रिज्यूम लेके चलोगे कि ये बच्चा निर्दोष होगा, इनोसेंट होगा। कई सारे प्रिंसिपल ऐसे बताए गए है ना। बच्चे को पार्टिसिपेट करने का भी प्रिंसिपल, यानी कि बच्चे को भी आप उसके भी व्यू को लोगे, ये नहीं कि बच्चा है तो उसे कुछ उसकी सुनोगे ही नहीं। जब हियरिंग होगी, जब आगे इंक्वायरी होगी तो उसकी भी बात आप सुनो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। ये भी एक प्रिंसिपल है। उसके बाद प्रिंसिपल फॉर बेस्ट इंटरेस्ट है, यानी कि बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसके बेस्ट इंटरेस्ट को आप हमेशा लेके चलोगे, है ना। ये सब बातें हैं वो सेक्शन 3 में आपको मिलेगा। तो वहीं पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है कि भाई नेचुरल जस्टिस में बेसिक प्रोसीजरल स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस अपनाओगे, फेयर हियरिंग, आप राइट टू फेयर हियरिंग का बच्चे का अधिकार है, रूल अगेंस्ट बायस एंड राइट टू रिव्यू, किसी तरीके से बायस नहीं होगे, है ना। तो ये सब ऑल ऑफ द अबव है, डी ऑप्शन है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ विच कैटेगरी ऑफ मजिस्ट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु शैल बी द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो आपको पता होगा कि चैप्टर 2 में तो एक ही सेक्शन है, सेक्शन 3, लेकिन चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाता है उसके बाद चैप्टर 3 में, यानी कि 4 सेक्शन 4 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में दिया गया है। वहां पे बताया गया है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कौन गठित करेगा, कौन स्टैब्लिश करेगा, राज्य सरकार गठित करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करती है। उसके बाद सब सेक्शन 2 में सेक्शन 4 के बताया गया कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कौन कौन लोग रहेंगे। तो वहां पे आपको बताया गया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जेएम ऑफ फर्स्ट क्लास, और उसके बाद 2 और मेंबर रहते हैं जिनमें से एक जो है औरत होगी, वुमेन होगी, सोशल वर्कर्स होंगे दोनों के दोनों, जिनमें से एक जो है वुमेन होंगी, है ना। वो सारी चीजें बताई गई है। तो ये आपका ऑप्शन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और ऑफ द सेकंड क्लास विद एटलीस्ट, नहीं ये वाला ऑप्शन सही है इसमें, बी, कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ विच कैटेगरी ऑफ मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये आपको आ जाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विद एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये वाला करेक्ट आंसर है आपका बी। आगे बढ़ते हैं, फॉर फॉर्मिंग ए बेंच जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ, अब वही है सेम क्वेश्चन है कि इसमें कह रहे हैं ए और बी, यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिसमें से सीएमएम और सीजीएम नहीं हो सकता विद एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है भाई, ये तो है ही है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 2 सोशल वर्कर्स होंगे सिलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जिनमें से कम एक जो है वुमेन होनी चाहिए। तो ए और बी दोनों है ऑप्शन, तो आप सी वाला करेक्ट ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कहते हैं सीजीएम और सीएमएम शैल बी अपॉइंटेड डिजिग्नेटेड एज अ प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ऑफ द बोर्ड ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना। अभी आपको बताया कि सीजीएम को छोड़ के और सीएमएम को छोड़ के या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा या तो जुवेनाइल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है, वही मेंबर होते हैं, तो वही तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बनेंगे, उन्हीं में से तो बनेंगे। सीजीएम कहां से आ गया और सीएमएम कहां से आ गया, तो ए वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इफ ही, ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो, ये आपको सेक्शन 4 में ही सब मिलेगा। वो कहते हैं कि वो ये भी बताते हैं कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं होगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर होने के नाते। तो ये कह रहे हैं के लिए कह रहे हैं हैज एनी पास्ट रिकॉर्ड ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन उसने किया हो, चाइल्ड राइट्स का कोई वायलेशन उसने पास्ट में किया है ना, और हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस उसने किया, उसमें इन्वॉल्व हुआ है, और कन्विक्शन जो है रिवर्स नहीं किया गया था और उसको पार्डन नहीं दिया गया था, माफी नहीं दी गई थी, है ना, उस ऑफेंस में। उसके बाद बी कह रहे हैं
हैज बीन रिमूव्ड और डिसमिस फ्रॉम, किसी राज्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जॉब में वो था, सर्विस में था, उसको रिमूव कर दिया गया है इस तरीके, या कोई सरकारी कंपनी में भी वो था, वहां से उसको रिमूव कर दिया गया है। हैज एवर इंडल्ज इन चाइल्ड अब्यूज, कभी वो चाइल्ड अब्यूज में इंडल्ज रहा है, या चाइल्ड लेबर को उसने एम्प्लॉय किया है, बच्चे को किसी को एम्प्लॉयमेंट में रखा था, इस तरीके की चीजें में रखा था। तो यानी कि एबीसी तीनों है, ये तीनों जब सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 जब आप पढ़ेंगे तो सब सेक्शन 4 में ये सब बातें लिखी हुई हैं। डिस्क्वालिफिकेशन कह सकते हो, डिस्क्वालिफिकेशन टू बी द मेंबर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ऐसे इसको लिख लो। Coming question is, the appointment of any member of the Juvenile Justice Board except the principal magistrate may be terminated after holding an as inquiry by the state government if he, ये कह रहे हैं has been found guilty of misuse of power vested under this act। ये इंक्वायरी होती है, ये कहते हैं कि उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, इंक्वायरी करने के बाद टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मान लिया कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मेंबर बन गया है, अब उसके खिलाफ कोई शिकायत मिलती है, इंक्वायरी होगी, अगर ये पाया गया कि भैया वो गिल्टी पाया गया, जो उसको पावर दिया गया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अकॉर्डिंग, अगर उसका मिसयूज उसने किया है, ये पाया गया, या पाया गया कि फेल्स टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड कंसेक्यूटिवली फॉर 3 मंथ्स विदाउट एनी वैलिड रीजन, बिना किसी वैलिड रीजन के उसने 3 महीना कंसेक्यूटिवली वो बोर्ड में जो बोर्ड की प्रोसीडिंग हुई, मीटिंग, उसमें आया ही नहीं। तीसरा है फेल्स टू अटेंड लेस देन 3/4 ऑफ द सिटिंग इन अ ईयर, जितने साल भर में मीटिंग होती है उसमें से आप कम से कम 3/4 मीटिंग करोगे, वो भी आपने नहीं किया है ना, तो ए बी सी तीनों में से कोई भी अगर होगा तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Where an inquiry has been initiated in respect of any child under this act and during the course of such injury the child completes the age of 18 years, then the inquiry may be continued by the, अब इसमें क्या है, इसमें आप कह सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, इसका आंसर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, एंड ऑर्डर्स में भी पास इन रिस्पेक्ट ऑफ ये वाला। 29 देख लेते हैं, among the following statements which statement is correct, ये करेक्ट पूछ रहे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। एनी पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 years of age and is apprehended for committing an offense here, then such person shall subject to the provision of the relevant section be treated as a child during the process of inquiry, who has completed 18 years of age and is apprehended for committing an offense here, ठीक है। such person if not released on bail by the juvenile justice board shall be placed in a place of safety, ये भी सही है, तो all of the above है इसमें। Among the following statements which statement is wrong, इसमें कौन सा wrong है, पहला देखते हैं, child in conflict with law may not be produced before an individual member of the juvenile justice board when the board is not in sitting, नहीं ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं है। देखो अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कोई मेंबर नहीं है, सिर्फ एक ही मेंबर है, तो एक ही मेंबर के सामने उसको प्रेजेंट किया जा सकता है, जो बच्चा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो सिंगल मेंबर के पास भी उसकी सुनवाई हो जाएगी, तो ए वाला रॉन्ग है, यहाँ पे पहले ही पता चल गया, तो ए इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आई होप अभी यहीं तक रहने देते हैं, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आप मेरे वीडियो चैनल पे फर्स्ट टाइम है, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको आने वाले वीडियोस को किस टॉपिक पे चाहिए, और प्रेस आइकन को बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।